नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ और आपसे मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे विषय पर जिसके बारे में पूरे भारत में चर्चा हो रही है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स बड़े-बड़े अक्षरों में इस बात की संभावना व्यक्त कर रहे थे और कुछ चैनल्स पर अखबारों में भी ये सुर्खियाँ थी कि ईडी की पूछताछ के लिए जाने के बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है और इस बात के चलते ये था कि उनके जाने के बाद आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली का नेतृत्व कौन करेगा? तो इसके बारे में बड़ी-बड़ी बहस हो रही थी, बड़ी-बड़ी चर्चाएँ हो रही थी और 31 अक्टूबर को संभवतः उन्हें एक पत्र मिला था जिसके द्वारा उन्हें समन किया गया था और आज जब उन्हें 11 बजे आज यानी कि 2 नवंबर को जिस दिन मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, भारतीय समय के अनुसार जिस समय उन्हें होना चाहिए था ईडी, वो पहुँच गए मध्य प्रदेश में संगरूर जिले में एक जनसभा को संबोधित करने के लिए। प्रश्न कुछ चैनल्स उठा रहे थे, भारत के यूट्यूब चैनल्स जो राजनीति के बहुत बड़े नटवर लाल की संज्ञा दे रहे थे अरविंद केजरीवाल को। पर जिस तरह का कदम उन्होंने उठाया वो उन्हें क्या नटवर लाल की श्रेणी में ले जाता है या उन्हें दबंग की छवि दे देता है। इसके बारे में चर्चा करने का कारण ये है कि जिस तरह का पत्र लिखने के बाद उन्होंने ईडी की पूछताछ की कार्रवाई के लिए न जाकर संगरूर जिले में मध्य प्रदेश में पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ जाकर एक सभा को संबोधित किया और उस सभा का कुछ हालचाल भी आप तक पहुंचाएंगे। पर यह भी उस सभा का दृश्य है और बड़े क्रिएटिवली आम आदमी पार्टी का जो ट्विटर हैंडल है वो ये लिखता है, इन्हें लगता है हमें परेशान करके रोक सकते हैं। जिस तरह का भाषण अरविंद केजरीवाल ने दिया और उन्होंने ये कहा जैसा पहले कहते रहे कि वो खट्टर ईमानदार हैं और उन्होंने कहा कि ये मेरे शरीर को जेल में बंद कर सकते हैं लेकिन अरविंद केजरीवाल की सोच को कैसे बंद करेंगे। और ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ये क्या है इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आज के कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल तक जाने से पहले आप तक पहुंचाई दी जाए। और क्या वो पूरी तरह कठपुतली की तरह काम करता है भारत सरकार के इशारों पर? क्या नरेंद्र मोदी या अमित शाह के अंगुलियों के अनुसार कार्यवाही होती है ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है क्या? ये दरअसल डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट का शॉर्ट फॉर्म है और ये जो मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग और जो वायलेशंस हैं फॉरेन एक्सचेंज लॉज के, उनकी रोकथाम करना। और इनके 5 जो मुख्य कार्य हैं, क्विकली उनको देखा जाए तो ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का था, उसके अंतर्गत ये काम करता है। इसके अलावा और जो मुख्य ध्यान है वो फैमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के अंतर्गत ये काम करता है और जो ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजीज और रिवोल्यूशनाइज इंडस्ट्रीज और एनरिचिंग लाइव्स थ्रू और कमिटमेंट टू एक्सीलेंस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात भी आती है दायरे में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के। और क्या बातें ये जो पीएमएलए की है यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, मुख्य बात ये हुई कि किसी भी तरह से ये जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है, भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए कार्य करने वाला है। और आम आदमी पार्टी क्या कहती है? भ्रष्टाचार मुक्त भारत हमारी मांग नहीं, हमारी जिद है। ये उनके ट्विटर हैंडल से ली गई तस्वीर है जिसमें उन्होंने बहुत क्रिएटिवली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में उन्हें कई रूप में प्रदर्शित किया है जिसमें यह है कि वो कैश और ईडी और टैक्स इवेजन वाले मामले वाले जो डायरेक्टरेट हैं उनको लेकर अपोजिशन को बंद करने की दिशा में बखूबी काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया क्या है ऐसा, वो अपनी सभा में कहते हुए आम आदमी पार्टी की जो उपलब्धियां हैं उनको गिना भी रहे थे। तो बहुत संक्षिप्त में मैं ये बात जो हमने प्रश्न उठाया कि ये दबंग है कि नटवर लाल है, तो जो शीश महल वाला संदर्भ था जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, शीश महल का मतलब अरविंद केजरीवाल का जो मुख्यमंत्री वाला निवास है उसको किस तरह से भव्य बनाने के लिए इनअप्रोप्रिएट ढंग से फंड्स को यूज किया गया, ये वाली
चर्चा सुर्खियों में काफ़ी समय तक रही। उसके बारे में खुलकर वो कुछ बोले नहीं। बीच-बीच में बहुत खबरें शायद आपने सुनी पढ़ी हों जिसमें कि उनके घर पे किस तरह के शौचालय का निर्माण हुआ है, वो किस तरह की सीट्स हैं, पर्दे कितने बड़े हैं, वो सारी बातें बहुत चर्चा में आई। जो वैसे भ्रष्टाचार की तरफ इंगित जब कर रही थी पर उसके बारे में उन्होंने कुछ कहा नहीं। कुछ नहीं कहा इसका मतलब वो दबंग हैं, क्योंकि जो बात उनके अनुकूल नहीं है उसके बारे में वो टिप्पणी नहीं करते। और विशेष करके जो ईडी का समन था जिसके अंतर्गत उन्हें वहां पहुंच जाना था। और देखिए ईडी का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि एक डायरेक्टरेट है, एक ज्वाइंट डायरेक्टर है, और इसके अलावा मुख्य सेक्शन में वेस्टर्न रीजन, नॉर्दर्न रीजन, सदर्न रीजन, सेंट्रल रीजन, ईस्टर्न रीजन, इसके अलावा एडजंक्शन, एचआईयू, इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स ऑफिस है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है इसके अंतर्गत जो जॉइंट असिस्टेंट डायरेक्टर हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, उनके नाम एक पत्र अरविंद केजरीवाल जी द्वारा 2 नवंबर को लिखा जाता है, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसे बिंदु उठाए कि इस समन के द्वारा ये पता नहीं लगता है कि मुझे बुलाया गया है व्यक्ति रूप में, विटनेस के रूप में बुलाया है, सस्पेक्ट के रूप में बुलाया है, क्यों बुलाया है? और वो प्रश्न उठाते हैं कि ये जो समन है ये डिटेल नहीं प्रोवाइड करता है कि ये जो फाइल है उसमें मुझे वहाँ पर जाके क्या करना है। इस तरह के कुछ प्रश्न अरविंद केजरीवाल जी ने जो उठाए उसमें ये भी बात आती है कि अ, कि ये जो सेट समन्स है ये मोटिवेटेड है, और इसमें ऐसा लगता है कुछ ऐसी कंसिडरेशंस हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 30 तारीख को इसे उन्होंने आरोप लगाया ईडी पर कि उन्होंने ये पहले बीजेपी को लीक कर दिया था, इसलिए बीजेपी के कुछ नेता ये कयास लगा रहे थे कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। तो कुल मिला के आरोप लगा दिया उन्होंने ईडी के ऊपर कि ये पूरी तरह से पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, और इसमें उन्होंने बीजेपी के नेता मनोज तिवारी का नाम भी लिया। और साथ में उन्होंने अब जो अंतिम बिंदु बताए उसमें उन्होंने कहा कि भाई मैं तो मुख्यमंत्री हूँ दिल्ली का, और दिवाली का मौसम भी है, मतलब दिवाली का त्योहार भी आने वाला है, और मुझे 5 राज्यों में चुनावों के लिए मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में जाना भी है, और इलेक्शन कमीशन ने उसके बारे में जो इलेक्शन की घोषणा की है तो नवंबर 3 दिसंबर को होने वाले हैं। और मैं तो नेशनल कन्वीनर हूँ आम आदमी पार्टी का, स्टार कैंपेनर हूँ आम आदमी पार्टी का। तो मैं इतना व्यस्त हूँ, और मैं चीफ मिनिस्टर के रूप में भी जो अपना कार्य कर रहा हूँ, तो मुझे कार्य करने के लिए ये समय जो है, समय ही नहीं मतलब मेरे पास। तो ये सारे बिंदु गिनाने के बाद में दबंगाई देखिए आप उनकी, उन्होंने ये कहा कि इन व्यू ऑफ द अबव ये जो समन है इसको वापस आप ले लो, और ये बहुत वेग है, मोटिवेटेड है, और ऐसा कहा कि आई एम एडवाइज्ड अनसस्टेनेबल इन लॉ। तो अब किसकी एडवाइस थी वो, और वो एडवाइस कितनी गहराई तक प्रामाणिक रहेगी ये तो आने वाला समय बताएगा। पर एक थोड़ी-सी मानगी देखिए, अब संगरूर जिले में आम आदमी पार्टी पंजाब के जो मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ उन्होंने संबोधन दिया था, तो बोले तो दबंगाई के अंदाज में थे भाई। आप उनको पसंद ना भी करते हो पर थोड़ा-सा देखिए। तो इस एक केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लोगे, हजारों लाखों करोड़ों केजरीवालों को कैसे गिरफ्तार करोगे जो पूरे देश में फैल गए। आज देश का बच्चा बच्चा पूछ रहा है, तुम लोगों की 10 साल से केंद्र में सरकार है, केजरीवाल ने दिल्ली के सारे स्कूल ठीक कर दिए, शानदार बना दिए, गरीबों के बच्चों को शानदार शिक्षा मिल रही है। तुम लोगों ने देश में कितने स्कूल बनाए 10 साल में? एक भी नहीं बनाया। किसका मुंह बंद करोगे? आज देश का बच्चा बच्चा, आदमी आदमी पूछ रहा है, औरत औरत पूछ रही है इनसे। केजरीवाल ने दिल्ली में 10 साल के अंदर इतने मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, सबका इलाज दिल्ली में मुफ्त कर दिया। तुम्हारी 10 साल के अंदर केंद्र में सरकार है, 15 साल से मध्य प्रदेश में सरकार है, तुमने कितने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, तुमने कितने अस्पताल बनाए? एक भी नहीं बनाया। तो एक भी मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनाया, और अपनी उपलब्धियां गिनाने के साथ-साथ उन्होंने कहा कि तुमने कुछ भी नहीं किया। कुल मिला के उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इन दिनों में सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, और वो भी बड़ी भीड़ वहाँ पर निश्चित रूप से होती ही होती है। और ये जो है
राष्ट्र उत्थान की त्रिशक्ति वाली बात उन्होंने अभी 31 अक्टूबर को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सानिध्य में जो ये राष्ट्रीय एकता दिवस का पर्व है उसको उन्होंने 15 अगस्त और 26 जनवरी जितना भव्य और राष्ट्रीय एकता को समर्पित पर्व के रूप में मनाना प्रारंभ कर दिया है। और प्रधानमंत्री लिखते हैं, आज ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जो भारत पा न सके, ऐसा कोई संकल्प नहीं जो हम भारतवासी सिद्ध न कर सकें। बीते 9 वर्षों में देश ने देखा है कि जब सबका प्रयास होता है तो असंभव कुछ नहीं रह जाता है। तो नेताओं की जो बातें होती हैं उसमें प्रेरणा की बात हो ये आवश्यक भी है, पर कौन किस तरह से उसको आचरण में लाता है और प्रेरित कर पाता है। नरेंद्र मोदी के फॉलोअर्स जो हैं ट्विटर पर 92.8 मिलियन है और आम आदमी पार्टी के जो फॉलोअर्स है 6.5 मिलियन है। स्वाभाविक है कि आम आदमी पार्टी का है और नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने माने नेता हैं, पर बात दबंगाई की जो थी वहां तक ले जाकर फिर हम समाप्त करते हैं। आपको क्या लगता है, जब ईडी बुलाती है, एक आम आदमी अगर होता है तो वो पुलिस वाले को बुलाने पर भी घबरा जाता है, पर दबंगाई उसे कहते हैं। जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसका नाम लेने के साथ साथ उनको ये भी याद है कि उनकी पार्टी में मंत्री पद पर कार्य करने वाले 2 नेता आम आदमी पार्टी के सलाखों के पीछे हैं और जिस संदर्भ में उनको बुलाया गया है, लिकर पॉलिसी का मामला तो है ही है, अन्य बातें भी ऐसी हैं जो उनके भ्रष्टाचार मुक्त होने पर बड़ा जोरदार प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। पर इससे बिल्कुल अपने को बेदाग मानते हुए बल्कि आम आदमी पार्टी का ट्विटर हैंडल कहता है कि अरविंद केजरीवाल की दहाड़। और आने वाला समय क्या दिखाता है ये तो हम देखेंगे, पर ये बात भी माननी पड़ेगी कि उन्होंने कहा, चाहे आने वाले समय में मैं जेल में रहूं या जेल के बाहर रहूं, पर जिन कैंडिडेट के समर्थन में वो सभा को संबोधित कर रहे थे, उसको जिताने का जो आह्वान उन्होंने वहां उपस्थित जनसमूह से किया था, तो समापन तक जाते जाते उनकी दबंगाई के पीछे कहीं कोई इस संभावना और इस संशय जो उनके तौर पर गलत भी होगा, उससे उन्होंने इनकार नहीं किया कि वो जेल के पीछे हो सकते हैं। पर आने वाले समय में क्या होता है, ईडी इस मामले में जब अरविंद केजरीवाल ने उनके समन को वापस लेने की बात कही है, तो वो आगे क्या किस तरह कार्यवाही करते हैं वो देखना पड़ेगा। पर अगर आप तटस्थ रूप में देखते हैं तो 2-3 दिन तक उस समन के ऊपर बैठकर अंतिम समय जाने से पूर्व इस तरह के पत्र को जारी करके क्या वो जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें सहयोग करने से मुकरना चाहते हैं? क्या उन्हें ऐसा लगता है कि इस समय में ईडी के सामने जाने के साथ जो उनको गिरफ्तार करने वाली संभावना की बात उठ रही है वो सचमुच चरितार्थ हो सकती है, इसलिए वो नहीं गए, या ये सचमुच उनके भीतर का साहस दुस्साहस जो भी है, आने वाली समय में ये और स्पष्ट होगा कि आम आदमी पार्टी की राजनीति किस करवट बैठती है। पर चलते चलते इस संभावना को देखें, उन्होंने इस तरह का वातावरण तैयार करने में कोई कमी नहीं रखी जाएगी उनकी तरफ से कि यदि उन्हें गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तारी बहुत आसानी से नहीं हो, वो किसी तरह का आंदोलन छेड़ें, वो इस बात को राजनीतिक रूप से भुनाने की दिशा में कार्य करें। मगर फिलहाल जो बाकी के अलायंस हैं अपोजिशन पार्टीज, वो नहीं लगता है कि अरविंद केजरीवाल के पक्ष में खुलकर बोल रहे हैं। और आपने ये भी देखा होगा, दबंगाई कह दीजिए या जो एक ऑर्डिनेंस लाया जा रहा था जिसमें उनके अधिकारों को सीमित करने वाली बात थी, तो सभी दलों के पास में एकदम लॉबिंग करने के लिए गए थे कि वो संसद में इनका समर्थन करें। इस शर्त को लेकर उन्होंने कांग्रेस का समर्थन करने या उनके साथ होकर विपक्ष में जुड़ने की बात पर सहमति की थी। तो ये सब क्या आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार मुक्त भारत को देखने वाली जो घोषित भावना है उसके साथ मेल खाता हुआ दिखाई देता है? और आने वाले चुनाव में इस तरह की जो उनकी छवि है उसका क्या परिणाम होता है ये समय बताएगा। पर फिर एक बार ये प्रश्न आपके लिए छोड़ते हुए, आपको क्या लगता है, वो राजनीति के नटवरलाल हैं जैसा कुछ लोग कहते हैं, या वो दबंग हैं और उन्होंने अपनी दबंगाई का प्रदर्शन ईडी के समन की एक प्रकार से
अवमानना करते हुए, उसका उपहास करते हुए उल्टा ईडी पर राजनीतिक रूप से प्रेरित होकर कार्यवाही करने की बात लिखित रूप में देकर दिया है। तो ये प्रश्न आपके लिए छोड़ते हुए बहुत धन्यवाद।